हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त और होस्ट पुनीत मित्तल आज एक टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूं, दैट इज रिस्क। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रिस्क। रिस्क क्या है? रिस्क इन सिंपल वर्ड इज पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ समथिंग विच इज अगेंस्ट आवर रिजल्ट्स दैट वी डिजायर। ऐसा कोई इवेंट, ऐसा कोई सर्कमस्टांस जो हो जाए जिससे कि जो भी हम कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं या हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसका आउटकम हमारे डिजायर्ड रिजल्ट से क्या हो, अलग हो। भी जो हम चीज चाह रहे हैं वो चीज ना हम अचीव कर पाए, उसकी बजाय कुछ और आउटकम आ जाए, तो दैट इज रिस्क। कि परसेंटेज ऑफ समथिंग हैपनिंग अगेंस्ट अवर विशेस, इन सिंपल वर्ड्स। सो रिस्क मैनेजमेंट के क्या होता है कि एक इवैल्यूएशन का प्रोसेस है कि हम इस रिस्क को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। रिस्क लेना तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि एक बहुत ही कॉमन कंसेप्ट है, ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द रिटर्न, लेसर द रिस्क लेसर द रिटर्न। हम बिजनेस रन करते हैं, हम कोई जॉब कर रहे हैं, वहां पे हमें थोड़ा सा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा ना। अगर रिस्क लेंगे नहीं तो हम कुछ बिगर अचीव नहीं कर पाएंगे। तो कितना रिस्क लेना है, उसके लिए वी हैव रिस्क मैनेजमेंट। उसके ये 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई। हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हम जो भी बिजनेस रन कर रहे हैं, उसमें क्या क्या पॉसिबल रिस्क है। रिस्क 2 टाइप के हो सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। कुछ फैक्टर्स को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक हमारे एक्शंस, हमारी टीम, हमारे रिसोर्सेज। लेकिन कुछ एक्शंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे फॉर एग्जांपल सडनली कोई वायरस का आउटब्रेक हो जाए, सडनली कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए। तो हमारे को ये एनालिसिस करना है कि जो भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या पॉसिबल रिस्क है, और उसको मैनेज करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हम जो इस फील्ड में जिस भी हम काम कर रहे हैं उसमें जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं, या किसी की एक्सपर्ट गाइडेंस ले सकते हैं, और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हम लगा सकते हैं जिसको कि आइडेंटिफाई करें कि ये रिस्क है जो हमें मैनेज करने हैं या जिनको हमें एड्रेस करना है। दैट इज स्टेप 2, असेस। इसमें क्या है, 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, क्वालिटेटिव असेसमेंट एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट। क्वालिटेटिव असेसमेंट इज सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, जो इवेंट होगा वो हैपन होगा ही होगा। इवैल्यूएशन ऑफ इट्स इम्पैक्ट, अगर वो इवेंट होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट का क्या इवैल्यूएशन होगा, क्या उसका इम्पैक्ट होगा, वो कितना हमारे प्रोजेक्ट को अफेक्ट करेगा। एंड क्रिटिकल फैक्टर ऑफ द रिस्क, कि कितना क्रिटिकल है वो इवेंट अगर होता है तो हमारे आइडिया के लिए। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव असेसमेंट। इसमें हम क्या करते हैं कि जो रिस्क है उसकी हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एनालाइज करते हैं। देखिए, एक रिसोर्स है, हम रिसोर्स को वन वे से भी यूज कर सकते हैं और सेकंड वे से भी यूज कर सकते हैं। तो चूजिंग द राइट वन दैट मीट्स आवर रिक्वायरमेंट्स, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि उसका रिस्क का फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या होगा अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है तो। दैट इज असेसमेंट। थर्ड इज ट्रीटमेंट्स। अब ट्रीटमेंट इज सिंपल, कि हमारे को क्या क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे अगर ये इवेंट होता है तो। हम जर्नी स्टार्ट करते हैं, हम सब कुछ सही प्लान करके चलते हैं, लेकिन रास्ते में कोई अनफोर्सी इवेंट हो सकता है, तो उसको कैसे हम मिनिमाइज करेंगे, उसके इम्पैक्ट को क्या क्या हम एक्शंस लेंगे, कौन कौन वो एक्शन लेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी।
दैट इज ए ब्रीफ एक हम क्रिएट करते हैं इन दिस ट्रीटमेंट. एंड देन फोर्थ स्टेप इज कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, कि जो भी हमने एक्टिविटी स्टार्ट करी है वो टाइम बाउंड होनी चाहिए. उसके साथ साथ जितने टाइम में हमें जो रिजल्ट्स चाहिए वो उस टाइम में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो दैट मीन्स हमारा प्लान ठीक चल रहा है. नहीं आ रहे हैं तो उसका अगेन असेसमेंट कि क्यों नहीं आ पा रहे हैं. दैट इज मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग. अब रिस्क एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, ये जो आपके सामने स्लाइड आ रही है इसमें वी कैन सी 5 डिफरेंट स्टेजेस. वन इज प्रिवेंशन. अभी हम इस स्टेज पे हैं कि हमारा प्लान ठीक चल रहा है लेकिन हमें थोड़े से करेक्टिव एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है जिससे कि जो ये हम रिस्क फेस कर रहे हैं इसको हम क्या कर सके, अवॉइड कर सके. भाई ये रिस्क हमारे पास हमारे टारगेट को इंपैक्ट ना करे. सेकेंड स्टेज इज मार्जिन टू प्लान. ये वो स्टेज है लाइक आई टोल्ड यू कि कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हो सकते हैं. हमने कंट्रोलेबल फैक्टर्स को तो कंट्रोल कर लिया लेकिन अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स भी हमारे बिजनेस को या हमारे प्लान को इंपैक्ट कर सकते हैं. तो क्या वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर चेक इन कर रहे हैं हमारे प्लान में, ये हमारे को एनालाइज करना है. तो वहां पे अब हमारा जो है कि ये देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द करेक्टिव एक्शंस इमीडिएटली रिक्वायर्ड. थर्ड इज अर्जेंसी और फॉल बैक प्लान. लाइक आई टोल्ड यू, हमें कोई भी एक्टिविटी प्लान करनी है तो उसके लिए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, सारे प्लान्स रेडी होने चाहिए कि अगर ये होगा तो ऐसे करेंगे, ये होगा तो ऐसे करेंगे. तो यहां पर अब आपका जो है स्टेज आ चुकी है कि आपको अब डिसाइड करना है कि या तो हम प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करें या इसको गिव अप करें. अगर कंटिन्यू करना है तो उसके लिए क्या क्या मेजर स्टेप्स लेने पड़ेंगे. अगर गिव अप करना है तो फिर अल्टीमेटली दैट इज टू कंप्लीटली स्टॉप द प्रोजेक्ट. अगर हम वो नहीं करते हैं तो क्या होगा, और वो इवेंट अकर हो जाता है जो कि हमने एनालाइज करा था, दैट इज अ रिस्क टू अवर आइडिया, और वो इवेंट हैपन हो गया तो फिर क्या होगा, हमारे को इमीडिएटली जो है क्राइसिस की सिचुएशन आ जाएगी कि अब हमारे को इसमें लॉस भी हो सकता है. उस इवेंट की वजह से जो हम डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं आ पा रहे हैं. तो उसको मैनेज करने के लिए हमारे को इमीडिएट एक टास्क हाथ में आ जाएगा. दैट वुड बी मोर प्रेशर सिचुएशन देन कंट्रोलिंग द रिस्क एट द राइट टाइम. अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाएगा. यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि रिस्क उतना ही लीजिए जितना कि आप मैनेज कर सकते हैं. रिस्क हमें उतना ही लेना चाहिए जितना कि हम मैनेज कर सकते हैं. ऐसा ना हो कि हम इतना बड़ा रिस्क ले लें कि हम उसके बाद बिखर ही जाएं. वहां से संभलना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास वर्कफोर्स भी लिमिटेड है. जो भी हमने बैकग्राउंड में करा है उसका इंपैक्ट फ्यूचर में आएगा. तो इतना रिस्क लीजिए कि वो मैनेजेबल हो. फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिल्डर हैं, आपने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते वक्त ये भी माइंड में रखिए कि अगर जो मैंने ये फ्लैट्स बनाए हैं, जो या मैंने शॉप्स बनाई हैं, अगर ये सेल नहीं हुई तो क्या होगा. अगर मेरे को सेल में ज्यादा टाइम लग गया तो क्या मैं वो जो मैंने अपना कैपिटल इन्वेस्ट करा है उसको मैं होल्ड कर सकता हूं, उसके बगैर मैं सरवाइव कर सकता हूं. तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि टेक एप्रोप्रिएट रिस्क. क्यों, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका 1% एसेट लॉस होता है तो उसके लिए आपको कितने एसेट आपको फ्यूचर के लिए चाहिए.
against 1% of asset loss, you need 1% of asset recovery. सिंपल है, 1% लॉस हुआ, आपने कैसे भी अपने बाकी बैलेंस एसेट से 1% को रिकवर कर लिया. 5% एसेट लॉस, 5% रिकवरी. 10% एसेट लॉस, 12.5% एसेट रिकवरी. अब आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा एसेट लॉस बढ़ रहा है, हमारा परसेंटेज ऑफ रिकवरी रिक्वायर्ड भी इंक्रीज हो रहा है. क्यों? क्योंकि आपके पास एसेट्स मिनिमाइज हो चुके हैं और आपको उसको रिक्रिएट करने के लिए जो टाइम लगेगा, आज की वैल्यू में, आज आपके पास मान लीजिए 100 रुपीज है, आप उस 100 रुपीज से आज जो चीज परचेज कर सकते हैं, आज से 10 इयर्स के बाद वो सेम चीज आप 100 रुपीज में परचेज नहीं कर सकते. राइट? तो अगर आपका एसेट लॉस ज्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ योर एसेट लॉस इज से 60%, तो आपको रिकवरी कितनी देनी पड़ेगी? 150%. अगर आपका एसेट लॉस 80% होता है, तो आपको इतने एफर्ट्स करने पड़ेंगे रिमेनिंग 20% एसेट्स के साथ कि आपकी वो रिकवरी कितनी हो? 400%. और अगर 90% एसेट लॉस होता है, तो आपको रिकवरी कितनी करनी पड़ेगी? 500%. ये रिकवरी इंपॉर्टेंट है. क्यों? टू मेजर रीजंस की वजह से. नंबर 1, आपने एसेट लॉस करा, एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है कि मेरी वजह से या मेरे इनएक्शन की वजह से या किसी भी अनफोर्सिनेबल इवेंट की वजह से ये एसेट मेरे साथ जा रहा है. उसको हम ऑब्वियस सी बात है कि सेम मॉनेटरी वैल्यू का तो क्रिएट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको क्रिएट करते हैं. जितना मान लीजिए लैंड का पीस गया, अगर हमने 1 स्क्वायर यार्ड का लैंड का पीस बेचा है, तो पैरेलल में सस्ता कहीं 1 स्क्वायर यार्ड का लैंड पीस ले लेना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन परसेंटेज ऑफ लॉस. क्यों? कि वो एसेट आपका बाद में फ्यूचर में काम आएगा. एक आपका एक साइकोलॉजिकल कि ये मैंने क्या किया, वो साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है वो आपके ऊपर से हटेगा, एंड देन उसको आप बाद में फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं. सो गाइस, it is really important to have proper analysis of risk and strategies to minimize its impact. Thank you. Have a nice day.